अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाहिद चौधरी और दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरी और पाकिस्तान में आज यौम सियाम मनाया जा रहा है। 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान ने एक गैर कानूनी कदम उठाया और उन्होंने अपनी उस मुदाखलत के ज़रिए जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद जुल्म व सितम की एक लंबी दास्तान है। 7 से ज़्यादा दिहाइयाँ गुजर गईं, 74 साल का अरसा गुजरने को आया है, लेकिन ये जुल्म व सितम ख़त्म नहीं हो रहा है। इसमें दिन ब दिन इजाफा ही हम देखने में आ रहे हैं। इसके बाद फिर गैर कानूनी जो बहुत बड़ा कदम उठाया गया वो 5 अगस्त 2019 को उठाया गया, जिसमें गैर कानूनी तौर पर उनके सारे हुकूक सल्ब करने की कोशिश की गई और जो एक स्पेशल स्टेटस था उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की गई। इस सारे अरसे में बारहा जो इस वक्त हमें कोशिश नज़र आई है भारत की, वो यही है कि इस आज़ादी की इस लहर को ख़त्म कर दिया जाए। लोगों के अंदर से इसको ख़त्म करना नामुमकिन सी बात है जब तीसरी चौथी नस्ल जो है वो कुर्बानियाँ दे रही है और इतनी शहादतें हो रही हैं, 1 लाख से ज़ायद शहादतें अब तक हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद इस जज्बे को दबाने में नाकाम है। इसी घबराहट में मज़ीद इस किस्म के इक़दामात किए जाते हैं कि शायद इस आज़ादी के जज्बे को दबा दिया जाए या दुनिया की नज़रों से इसको छुपा दिया जाए और इसको एक इंडिजिनस मूवमेंट की बजाय ये करार दिया जाए कि पाकिस्तान की तरफ से जो है इस फंडिंग हो रही है। लेकिन इसके बावजूद एक कदम भी कश्मीरी जो हैं वो पीछे नहीं हटे हैं और कुर्बानियों की लासवाल दास्तान जो है इस तहरीक में हमें नज़र आती है। और शहीद बुरहान वानी के बाद जिस तरह से इसमें नौजवान शामिल हो गए वो अपनी मिसाल आप है। उसके बाद जो सारी वाक़यात हुए, फिर वहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं उन सबको या तो हवालात में बंद रखा हुआ है और अभी तक यही सूरत हाल है, या फिर घर में नज़र बंद कर लिया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब किस तरफ जाएंगी, इसका कोई लॉजिकल एंड हमें नज़र आएगा? अल्टीमेटली क्या जो हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का स्टैंस है, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं कश्मीर का जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों का, कश्मीरियों का मैं सफ़ीर हूँ, एम्बेसडर के तौर पर पूरी दुनिया को मैं ये बताऊँगा कि इस वक्त मामलात क्या हैं, असल रुख तस्वीर का क्या है, और जो चीज़ें छुपाने की कोशिश की जा रही हैं वो दुनिया को हम बताने की कोशिश करेंगे। और UNGA में उनका खिताब हो या ओवरऑल जब हर जगह पर वो जाकर पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तान के स्टार्स के हवाले से बात करते हैं, तो इससे ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं। इसके अलावा मोदी साहब का शुक्रिया कि उनकी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसने दुनिया भर में उनको बेनकाब कर दिया है। ख़ुद उन्होंने बता दिया है कि इस वक्त जितनी इंतहा पसंदी भारत में मौजूद है, भारत के रहने वाले लोगों को ख़ुद भी उससे ख़तरा है, हिंदुस्तान को भी टूटने का ख़तरा है। जो कश्मीरियों के साथ और जो बाकी अक़लियतों के साथ उन्होंने जुल्म सितम रवा रखा हुआ है, अब ये रुकने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो जज्बा है वो भी दब नहीं सकता। आज 27 अक्टूबर के हवाले से कुछ तारीख़ी पस मंज़र भी हम आपके सामने बयान करेंगे और बड़े रेलेवेंट से लोग जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे इस ट्रांसमिशन में। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहम्मद शफ़ी डार साहब, और आप ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया शफ़ी डार साहब सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ स्काइप पे मुझे ज्वाइन कर रही हैं शमीम शाल साहिबा, और शमीम शाल साहिबा जो हैं ये भी हुर्रियत रहनुमा हैं। सर आप मुझे इजाज़त दीजिएगा तो हम शमीम शाल साहिबा से आगाज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शमीम शाल साहिबा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शमीम शाल साहिबा, सबसे पहले तो 27 अक्टूबर 1947 की जो हम बात कर रहे हैं इसके तारीखी पस मंज़र के हवाले से भी आज सुबह से बात हो रही है, ट्रांसमिशंस हो रही हैं, हम न सिर्फ इजहार यकजहती कर रहे हैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ, बल्कि इसके साथ साथ ये भी कोशिश है हमारे प्लेटफॉर्म से कि जो असल हकीकत है वो दुनिया के सामने पेश की जाए। आप क्या कहना चाहेंगी ख़ास तौर पर इस मौके पर? बहुत शुक्रिया। आपकी टीवी तो हमेशा आगे रहा है और उन्होंने हमेशा इस चीज़ को हाईलाइट किया, और जो भी कोई दिन था उन्होंने इसको न सिर्फ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बल्कि जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए भी, कि जब एक मीडिया इसकी जो असल हकीकत है दुनिया के सामने लाता है तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। पहले तो मैं इस वक्त खुद जा रही हूँ यूके में, इस वक्त बहुत बड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन है, मैं उसको ज्वाइन करने जा रही हूँ। मैं बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी हूँ, जब मुझे आपका मैसेज मिला मैंने कहा नहीं, मैं आपने जिस तरीके से इस पूरे सिनेरियो का अहाता किया है, जो आपने इसकी हिस्ट्री बताई है, तो इसी तनाजुर को लेते हुए हम आगे ये कह सकते हैं सिर्फ 2 बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। नंबर 1 सॉरी कि मोदी जिस तरीके से एक्सपोज हो गया है, जब कल और परसों पाकिस्तान ने मैच जीते और लाखों लोग सड़कों पर आए, और दूसरी बात कि जब जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज को दबाया जाता है तो जो बहुत सारी नहीं लाखों के करीब जो
डायस्पोरा में लोग हैं वो सड़कों पर है। इसलिए ये कहा नहीं जा सकता है कि कश्मीर की आवाज को दबाया गया है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर की आवाज ज्यादा मुतहरिक है, मैं आपकी ज्यादा तरफ लोग हमें शमीम ज्वाइन। शाल साहिबा मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ, मैं वापस आऊँगी। सर आप ज़रा इस हवाले से जो हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं कुछ तारीखी पस मंज़र के हवाले से कुछ बयान करना चाहें, या इस वक्त की जो सारी सूरत हाल है, अब तो दुनिया के सामने असल चेहरा जो है वो भारत का सामने है, अब तो अयां है। आप जितना भी छुपाने की कोशिश करें, डिसइंफो लैब जैसे वाक़यात हो गए, उसके बाद जिस तरह से आप वहाँ पर अक़लियतों के साथ सलूक कर रहे हैं और हमारे जो मजलूम कश्मीरी हैं उनके साथ जिस किस्म का जुल्म आपने रवा रखा हुआ है, अब किस हद तक छुपाएंगे? अब तो कोई लॉजिक नज़र नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये कि भारत ने जितनी भी कोशिश की, आपने देखा कि ये 27 अक्टूबर 1947 से लेके अभी तक मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान का जो कब्ज़ा है वो फ़ौज के बलबूते पे, बिल्कुल ऐसे ही है। अदरवाइज़ ये हिंदुस्तान वहाँ रुक नहीं सकता है। बस ताकत की वजह से, फ़ौज की वजह से हर घर पे पहरा रखा हुआ है, फ़ौजियों का, लोगों को दबाए रखा हुआ है। हिंदुस्तान वहाँ पिछले 74 साल से एक भी कश्मीरी की उसकी ख्वाहिश पूरा नहीं कर सका। सर, और मुझे इजाज़त दीजिएगा शफी डार साहब से, मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। अहमद बिलाल सूफ़ी साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, माहिर बैनुल अक़वामी क़वानीन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से और यूएन की करारदाद के हवाले से बार बार बात होती है और बरसों गुजर गए, हम ये चाहते हैं कि उन्हीं करारदादों के मुताबिक जो है फैसला होना चाहिए। तो क्या आलमी कवानीन जो है वो इस बात की इजाज़त देते हैं? क्या कहीं कोई गुंजाइश नज़र आती है जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जिस किस्म के हालात वहाँ पर हैं, कि फिर उसकी तरफ तवज्जो ही ना दी जाए? जी बेसिकली बैनुल-अक़वामी कानून के नीचे तो आपके पास उनको उनके हकूक दिलवाने का राइट है कि उनके हकूक की डिक्लेरेशन हो कि वो इंटरनेशनल लॉ के नीचे एंटाइटल्ड हैं, राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन के और राइट ऑफ रेजिस्टेंस के, और उनकी स्ट्रगल की लेजिटिमेसी को और कानूनी हैसियत को एक्सेप्ट करवाना। अब तक हमारे सामने यूएन की पुरानी रेजोल्यूशन हैं, लेकिन उसके अलावा 1998 में P5 ममालिक की इस बात पर एक किस्म की यूं कह लीजिए एफिडेविट है या उनकी एक कमिटमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीर के मामले को रिजॉल्व करवाने की वो पूरी एफर्ट्स करेंगे तमाम पार्टीज के साथ। वो एफर्ट्स पूरी नहीं हुई हैं और मैं समझता हूँ कि हमें ऐसे मौक़ों पर बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को याद दहानी दोबारा करवानी चाहिए कि कश्मीर का मैटर पेंडिंग है, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को भी जन्म दे रहा है। इसलिए इसको किसी न किसी हवाले से आगे बढ़ना चाहिए और जो भी फ्रेमवर्क कश्मीरी चाहते हैं उस फ्रेमवर्क की रोशनी में इस मामले का तदारुक होना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि ये जो अभी हुकूमत पाकिस्तान के एफर्ट्स हैं, कश्मीरियों की जो अपनी स्ट्रगल है, OIC इस हवाले से काफ़ी एफर्ट कर रहा है, तो हमें कोई ऐसा वे फॉरवर्ड मिलेगा जिसमें इस इशू को एमिकेबली रिजॉल्व किया जाए, जिससे कश्मीरी भी मुतमईन और खुश हों। वो क्या होगा, उसके लिए हमें बैनुल-अक़वामी सतह पे क्या राब्ते करने हैं, ज़ाहिर है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी होगी। ठीक है सर, हमारे पास ऑप्शंस क्या है? अगर पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा स्टैंस है वो बहुत वाज़ेह है और पिछले 74 सालों में उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। हम किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं? और फिर कश्मीरियों के पास क्या ऑप्शंस हैं, जिस जम्मू कश्मीर में इस वक्त जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे हैं, कि किस तरह से वो अपने लिए कुछ मदावा जो है वो तलाश कर सकते हैं? देखिए, कश्मीरी डायस्पोरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उस बारे में वो काफ़ी आवाज़ बुलंद भी करता है। यूरोपियन कोर्ट्स, यूरोपियन फोरम्स भी अवेलेबल हैं जहाँ पर वो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और पाकिस्तान की हुकूमत को उनकी तायद करनी चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जिस भी कानूनी जंग का वो आगाज़ करना चाहते हैं, जिस सिम्त भी वो जाना चाहते हैं, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक, उसमें सिर्फ मुस्लिम ममालिक शामिल नहीं है। राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन की सपोर्ट ऑब्लिगेशन तमाम ममालिक पर है। तो पाकिस्तान को इस हवाले से भी बात करनी चाहिए, लेकिन इस तरह मैंने कहा कि और भी फोरम्स को इस्तेमाल करते हुए इंडिया के अंदर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आर्टिकल 370 का मामला पेंडिंग है। तो इन चीज़ों को जब आप हाईलाइट करते हैं तो फिर ज़ाहिर एक मोमेंटम बिल्डअप होना शुरू हो जाता है।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد بلال صوفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور لیگلی کیا آپشنس جو ہیں استعمال کی جا سکتی ہیں، کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے، اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. سر آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک وہ ہندوستان جو ہے کسی بھی کشمیری کا دل نہیں جیت پایا. 73 سال ہو گئے اور مسلسل آپ دیکھیں گے کہ کشمیری جو ہے ہندوستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، مالی بھی جانی بھی ہر طرح سے، لیکن مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کو وہ تسلیم نہیں کر رہے اور نہ کشمیری لوگ ہندوستان کو قیامت تک ایکسیپٹ کر سکتے نہ قبول کر سکتے. لیکن ہمیں بڑا افسوس اس بات پر ہے کہ اقوام عالم جو ہے وہ غفلت میں پڑی ہوئی ہے، ان پہ جو ہے انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، کیونکہ اقوام متحدہ جو ہے خاص کر وہ اس مسئلے کا ذمہ دار ہے، ریسپانسبل ہے. انہوں نے جو کشمیری انہوں نے اقوام متحدہ میں انہوں نے گارنٹی دی ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے جس میں جو کشمیریوں کی خواہشات کے عین مطابق ہو. لیکن آج تک وہ امپلیمنٹ نہیں کی جا رہی ہے، ان پہ عمل نہیں کیا جا رہا. اس لیے جو ہے کشمیری لوگ جہاں کہیں بھی ہے دنیا میں، چاہے وہ ڈائسپورا ہے، چاہے وہ پاکستان میں، چاہے وہ کشمیر میں، وہ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. ہم لگاتار اس ڈور کو ناک کرتے رہیں گے جب تک کہ اقوام متحدہ کے جو بے حس ضمیر ہے وہ زندہ ہو جائے اور مسئلہ کشمیر اور کو حل دنیا دے. اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ سے باہر نکل کر جب تک ہیومن تاکہ رائٹس کے ایشو کے طور پر نہ دیکھے تو تب تک جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. شمیم شال صاحبہ، ہم جو اوور آل اس وقت ڈسکشن کر رہے ہیں، آپ اس وقت آپ یو کے میں ہیں، تو ہم یو کے میں جو کشمیری ڈائسپورا ہے یا اوور آل جو دنیا میں کشمیری لوگ ہیں وہ کس حد تک آپ کو متحرک نظر آتے ہیں اور اس کا کیا امپیکٹ نظر آ رہا ہے اس پوری موومنٹ کے اوپر، آپ کو کیسے لگ رہا ہے؟ اور وزیر اعظم صاحب یا پاکستان کی طرف سے جو کوششیں بڑی تیزی سے کی جا رہی ہیں اور مسلسل کی جا رہی ہیں، ہمیں ماضی میں ہمیشہ یہ شکایت رہی ہے کہ یہ جو کوششیں ہیں یہ مسلسل نہیں رہی ہیں. اگر کنٹینیوٹی ہوتی تو 74 سال گزرنے کے بعد اب ہم کہیں نہ کہیں تو پہنچ ہی جاتے. اب اس میں جو کنٹینیوٹی نظر آ رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیں، میں پہلے آئی ایم سوری، میرا گلا بہت خراب ہے، یہاں بہت سردی ہے، میں کنٹینیو بات نہیں کر سکتی ہوں، لیکن میں آپ کو 2 باتیں بتا دوں. جی. 2 باتیں بہت ضروری ہے کہ تحریکوں میں کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے 10 سال کے بعد 15 سال کی ایک سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. انٹرنیشنلی ایسا سینیریو پیدا ہو جاتا ہے جیسے ورلڈ وار 2 میں ہو گیا اور کتنے ممالک آزاد ہو گئے. انشاءاللہ ہندوستان آزاد ہو گیا برطانیہ سے، اور ہماری آزادی کی سب سے بڑی ضمانت کشمیری عوام کی جو جدوجہد نمبر وہ ہے. اور دوسرا اس کے بعد جو سب سے بڑا فریق ہے پاکستان، جس نے اس کو کنٹینیوسلی انٹرنیشنلی ہائی لائٹ بھی کیا، اور انہوں نے کشمیری کے ساتھ جو سیاسی سفارتی اخلاقی مدد ہمیشہ اس کے پیچھے رکھی ہے، اس کے لیے ہم شکر گزار ہے. لیکن ایک بات بھارت کو اس وقت سب سے زیادہ لوز کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کشمیر کی جو آواز ہے، جو پورے امن جدوجہد ہے، اور جو چاہتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس کی قیادت دنیا کے تمام اداروں کے ساتھ مل کر اس مسئلے کا پرامن حل نکالا جائے، اس جدوجہد کو ایک حتمی تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھارت، پاکستان اور کشمیر کی قیادت بیٹھ جائے، وہ یہ ٹائم بھارت کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں 5 اگست سے لے کے 2019 سے لے کے آج تک، جیسے بتایا ہے آپ اس میں جب بیٹھے ہیں ہمارے برادر کہ کشمیر میں ظلم و ستم، ہم اس کو میں دہراؤں گی نہیں کیا ہوا ہے اور بھارت کیا کر رہا ہے، نوکریوں سے لوگوں کو نکال رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ جب بھارت نے کلیم کرا ہے کہ مضبوط ہے جموں کشمیر میرا علاقہ ہے، تو وہاں 10 لاکھ فوجی کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو نوکریوں سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ اکنامک جو کشمیر پر ایک قیامت توڑی گئی ہے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کشمیری ہمارے ساتھ کبھی رہیں گے نہیں. لیکن ایک بات جو اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے، اگر مضبوط جموں کشمیر میں 5 اگست کے بعد حالات اتنے نازک ہو گئے کہ لوگوں کو گھر سے نہیں نکلنا پڑا، لیکن کل جب پاکستان نے بھارت کے خلاف میچ جیتا ہے، سب سے پہلے مجھے خواتین نے وہاں سے فون کیا ہے، ویل ڈن پاکستان. ہندوستان کو اسی طرح سے ہمیں یہ میسج بھیجنا ہے کہ ہمیں سڑکوں پر نکلنے کا موقع ملا ہے. صحیح، بالکل. نمبر 2، اگر وہاں آواز نہیں بلند ہو رہی ہے، 10 لاکھ کی گولی نوجوانوں پر چلاتے ہیں، ان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بھارت کے لیے جو درد ہے وہ ڈائسپورا ہے. لاکھوں کشمیری دنیا کے ہر کونے میں کھڑے ہیں،
اور آج کے دن جو احتجاج کر رہے ہیں یہ بھارت کو سمجھنا چاہیے. بھارت نہیں سمجھے گا, بھارت کے لیے اندرونی مسائل کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. وہاں کسان تحریک زون پکڑ رہی ہے, وہ اقلیتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اسی طرح سے جو 27 اکتوبر کے دن, آج کے دن ہم بھارت کو مشورہ دیں گے ایز آل پارٹی کانفرنس کے ایک رکن کی حیثیت سے کہ بل آئے اور مسئلہ کشمیر کا جو حل ہے پورا حل ہے وہ ٹیبل پر, نیگوشیشن ٹیبل پر بیٹھ کے نکل سکتا ہے. باہر دہاڑ اور اپنے عوام پر ظلم کر کے جو وہ بھارت میں کر رہا ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. آنے والے 4 سال میں بھارت شاید خود اسی طرح کا حالات کا شکار ہو جائے گا جس طرح اس وقت وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو دبانے کے لیے بالکل درست. گولیوں کا پیلٹس کا استعمال کریں. جی جی, بہت شکریہ. شمیم شال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, حریت رہنما, اور اس سچویشن کے حوالے سے وہ بتا رہی تھیں, ساتھ میں کشمیری جو ڈائسپورا پوری دنیا میں جہاں موجود ہے وہ کتنے متحرک ہیں, اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. شفیع ڈار صاحب, ایک اور ایلیمنٹ بہت اہم ہے جو ہمیں وہاں پر مودی سرکار کی پالیسیز نظر آ رہی ہیں, وہ نہ صرف مسلمانوں کی طرف بہت انتہا پسندی کا اشارہ کر رہی ہیں جو وہاں پر حالات ہیں, باقی اقلیتوں کے ساتھ بھی کم و بیش اس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے, لیکن اوورآل جو وہاں پر ان کے اپنے رہنے والے لوگ ہیں, جو عوام ہیں, وہ جس طرح سے اس انتہا پسندی کا شکار ہو رہے ہیں. بہت سارے سرویز بھی ہوتے رہے. ایک سروے پچھلے دنوں آیا جس میں انہوں نے کہا کہ 50,000 سے زائد وہاں پر دیہات ایسے ہیں جہاں پر انتہا پسندی اپنی پیک پر موجود ہے, اور یہ سارا مودی سرکار کے اس پورے ٹینیور میں جو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. بلکہ ایک رپورٹ فیس بک کے حوالے سے بھی پچھلے دنوں آئی, 1-2 دن پہلے یہ رپورٹ آئی ہے جس میں ایک سروے کیا گیا اور 2 ہفتے کے دوران جتنی بھی فیس بک وغیرہ کا وہاں پر استعمال ہوا تو وہ جو ریسرچر تھا اس نے یہ کہا کہ میں نے اتنی جگہ اور کہیں نہیں دیکھا جتنی لاشیں اور جتنی غلط چیزیں وہاں پر, جتنا پروپیگنڈا ہمیں نظر آ رہا ہے, اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے نہ صرف لوگوں کے لیے بلکہ خود اپنے لیے. دیکھیں جی, یہ جو RSS کی اور بجرنگ دل BJP کی جو پالیسیز ہے یہ مسلم دشمنی پہ اور ان اقلیت کی دشمنی پہ قائم ہوئی ہے کہ ہندوستان میں ایک ایسا ایجنڈا کہ ہندوستان میں اسی شخص کو رہنا ہے جو رام رام کہے. وہاں کا جو دلت ہے وہ بھی ہندو ہے, لیکن اس کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی ہو رہی انتہائی. وہاں کا جو شودر ہے, وہاں کا جو بدھسٹ ہے, وہاں کا جین جو ہے, وہاں کے جو عیسائی ہے, ان سب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. وہاں کے جو سکھ برادری ہے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور وہاں سر عام یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندو بن کے رہنا ہے. یہ BJP, RSS اور بجرنگ دل یہ ان کا جو ہے بنیادی نعرہ ہے, اور اسی لیے ہندوتوا پہ بیس کرتا ہے. بالکل وہاں پر جو انہوں نے پچھلے 73 سال سے 74 سال سے کام کیا ہے, اور انہوں نے ہندوستان کو جو دنیا کو جو جمہوریت دکھا رہے, ڈھکوسلی جمہوریت, اس کا پردہ انہوں نے چاک کر دیا. انہوں نے آج جو ہندوستان ہے اصل ہندوستان وہی ہے, کیونکہ یہ چھپا ہوا تھا پچھلے 73 سال سے, اور انہوں نے اس کو سامنے لایا ہے اور دکھایا ہے. یہ اب ہماری جو ان اویئرنس تھی, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہندوستان کیا, لیکن وہ اب ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور یہ نہ کہ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جس کی طرف آپ بھی اشارہ کریں کہ یہ سب چیزیں ڈھکی چھپی تھی, آپ دنیا سے چھپا لیتے تھے. ایک بڑی اکانومی ہے, ایک بڑی مارکیٹ ہے, لوگوں کے انٹرسٹ ان کے ساتھ وابستہ ہیں, لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اور میڈیا جتنا اس وقت ایکٹیو ہے, اور پھر آپ کی اپنی پالیسیز جو آپ نے ویسٹ میں جتنا پیسہ انویسٹ کیا تھا, جتنا پروپیگنڈا آپ پاکستان کے خلاف کر رہے تھے, ڈس انفو لیب والا جو ایونٹ ہوا وہ سارا واقعہ, تو ان سے تو حالات بدل گئے ہیں. اب وزیر اعظم صاحب بھی بار بار ہر فورم پر پاکستان کی طرف سے جب بتایا جاتا ہے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے, مسلسل دستک تو ہے نا پوری دنیا کے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دروازے پر, تو اس سے کچھ تبدیلی متوقع ہے. دیکھیں جی, اگلے 10-15 سال تک جو ہے ہندوستان کی جو اس وقت ان کا مائنڈ سیٹ ہے یا جو ان کا جو منشور ہے, دستور ہے, یہ ہندوستان کو ڈبو لے گا. جس اعتبار سے یہ چل رہے ہیں کہ دنیا میں وہاں پر انسان کو, ایک مسلم کو, ایک بدھسٹ کو, ایک جین کو حق نہیں ہے رہنے کا, تو ہندوستان کی جمہوریت نہیں ہے. اور یہ وہ پرانا زمانہ نہیں ہے, یہ جو 1950 کا 1960 کا زمانہ نہیں, آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. آپ یہاں پر بیٹھ کے پوری دنیا کو مانیٹر کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں چھپنے والی نہیں ہے, اور نہ ہندوستان یہ چھپا سکتا. اور کتنی دیر تک وہ جو ہے, جس کو وہاں گودی میڈیا کہا جاتا ہے, وہ اس کو چھپا سکتے, لیکن یہ چھپ نہیں سکتا. آخرکار یہ عوام کے سامنے آ ہی جاتا ہے, چاہے دیر سویر, لیکن عوام کے سامنے دنیا اس کو مانیٹر کر رہی ہے, پوری اقوام عالم اس کو دیکھ رہی ہے, اور ہندوستان خود ہی ڈوبے گا.
یہ جو بی جے پی ہے RSS ہے یہ اس کو ہندوستان کو ڈبانے والی ہے اور انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا اور ہندوستان میں بہت ساری ریاستیں جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور جو مر رہے ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے اور ایک ایسا سورج طلوع ہوگا جو اس خطے کے لیے اس ریجن کے لیے بہت ہی تابناک ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا مجھے شفیع صاحب یہ بتائیے گا 370-35 کے سارے اس کے بعد کے جو واقعات ہیں 2019 کے 2 سال ہونے کو آئے ہیں لیکن ابھی تک صورتحال وہاں پر بہتر ہو نہیں رہی ہے۔ یہ تو 74 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے قربانیاں وہاں پر دی جا رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، نہ بچوں کو چھوڑتے ہیں آپ، نہ بوڑھوں کو چھوڑتے ہیں، نہ خواتین کو چھوڑتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو وہاں پر آپ لاپتہ کر دیتے ہیں، جو شہید ہو جاتے ہیں، ان کو آپ اتنا خوف ہے۔ علی گیلانی صاحب کو جس طرح سے آپ نے رات کے اندھیرے میں جا کے دفن کر دیا اور فیملی کو بھی اس میں شرکت نہیں، اجازت نہیں دی، آپ کو یہ خوف تھا کہ لاکھوں لوگ وہاں پر آ جائیں گے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، تو یہ خوف جو ہے ود ان انڈیا جو ہمیں وہاں پر نظر آ رہا ہے، تو یہ اس خوف میں اس قسم کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ خود بھی ان کو ڈبونے کے لیے کافی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں آپ کو کہ ہمارے قائد محترم مرحوم و مغفور سعید علی شاہ گیلانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، جس طرح سے انہوں نے ان کی تدفین میں نہ ان کو جہاں انہوں نے وصیت کی تھی وہاں پر اجازت دے دی اور ان کے گھر کو پورے اس علاقے کو محاصرہ کر کے ان کے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا کہ ان سے زبردستی ان کی میت چھین لی گئی، ایسے ہی کیا بالکل، اور پھر اس کو اور یہ ریکارڈ میں ہیں یہ ساری چیزیں، جی دنیا دیکھ رہی تھی، دنیا دیکھ رہی تھی، وہ ویڈیو کلپس تمام وائرل ہو گئے بالکل، تو وہ ان کو جو پھر وہاں پر ایک مقامی قبرستان ہے وہاں پر ان کی تدفین کر دی گئی ہے۔ یہ ہندوستان کی جمہوریت ہے، یہ ہندوستان کا وہ مکروہ چہرہ ہے جو انہوں نے چھپا کے رکھا تھا۔ وہ 80 سالہ بزرگ جو 80 سالہ بزرگ تھا ان کی میت سے بھی وہ خوف زدہ تھے، خوف زدہ بالکل۔ رہی بات دوسری کی یہ ساری چیزیں ہندوستان کے خود لوگ دیکھ رہے ہیں، اس پہ تجزیہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 5 اگست کے بعد دنیا کو تو انہوں نے یہی بتایا کہ 5 اگست کے بعد جو وہاں پر جو ہے خوشحالی آئی تھی، وہاں پر جو ہے نارمل ہے حالات، وہاں پر جو یہ ایک تاثر دینے کی کوشش جو انتشار ہے، وہاں پر جو ہے جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو جو ہے روزگار ملے گا، لیکن referee Javagal Srinath. Oh, and I think you've got the coin today. Heads. Heads is the call. Heads. That's heads. Heads it is. Bangladesh have won the toss. What are you going to do? We'll have a bat first. Generally in this tournament, teams have had success chasing, so explain the decision. I think the wicket looks quite a builder for a wicket. Would like to put a good total on the board and then try to defend it. Your last game against Sri Lanka, are there any team changes from that game? Yes, we've got one change. Taskin not playing, Sherfield comes in. On this ground, we've seen some quite low-scoring games with spin to the fore on the pitches. Do you think that's to your advantage? Yeah, probably, but we need to adapt to the conditions, how it will going to play. But it looks like a very good wicket to bat on. We've got 3 spinners playing, so hopefully we can restrict them. And vastly experienced players who've enjoyed a bit of success against England in World Cups. Is that an advantage to you? Yeah, I think probably it will gonna boost my confidence a little bit. We had some good moments before, but this is a new game. We need to play a very good game today. Good luck. Thank you. Cheers. Good luck. Owen, you are chasing, which generally you seem to favour. Yeah, we do, and we've been reasonably good at it. The wicket looks surprisingly good. Spent a lot of time here during the IPL. Probably looks as good as it has been. So not really that bothered in what we're doing. Obviously a new game, different challenge than our first game, and a new ground as well. So need to adapt. Full of confidence, no doubt, after that victory against West Indies. Any changes to your team? No changes for the game today. The 2 guys are still unavailable for selection, our 2 bowlers. So we didn't feel the need to change our final 11. Mentioned to Mamadullah there that Bangladesh have had some success against England in World Cups without dredging up some bad memories. You played in a couple of them, so you've been mindful of that threat. Yeah, one at Chittagong, one at Adelaide. Not Abu Dhabi, not against this team. Obviously, scars in the past obviously motivate you for the future and trying to learn. The team that we have at the moment obviously hasn't experienced that against Bangladesh and don't want to necessarily. But hopefully today is the focus is about us and what we can do and trying to achieve that win. Good luck today. Thanks, Michael. Thank you. Bangladesh then have won the toss here in Abu Dhabi. They will bat first. ناظرین T20 ورلڈ کپ ابو ظہبی میں کھیلے جانے والے میچ میں بنگلہ دیش بمقابلہ انگلینڈ اور بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔
नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन। चाहे 8 लाख के बजाय आप सारी जो हिंदुस्तान की फौज है वो सारी फौज आप कश्मीर में जमा करें, लेकिन आप जज्बे आज़ादी को दबा नहीं सकते। वज़ारत ख़ारजा ने कश्मीर के हवाले से ख़ुसूसी नग़मा तैयार किया है, आइए अब से शेयर करते हैं। ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ। ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ। जिसको मिल कर के सदियों से लूटा गया, जिसको मिल कर के सदियों से लूटा गया। हाँ मैं उजड़ी हुई एक जागीर हूँ, हाँ मैं उजड़ी हुई एक जागीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, 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 हाँ मैं कश्मीर हूँ। ना कहानी हूँ ना कोई किस्सा हूँ मैं, इस दुनिया का ही एक हिस्सा हूँ मैं। जिसको गाया नहीं जा सका आज तक, जिसको गाया नहीं जा सका आज तक। ऐसी एक टीस हूँ, ऐसी एक पीड़ हूँ, ऐसी एक टीस हूँ, ऐसी एक पीड़ हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, 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 हाँ मैं कश्मीर हूँ। यूं मेरे हौसले आजमाए गए, मेरी सांसों पे पहरे बिठाए गए। पूरे भारत में कुछ भी कहीं भी हुआ, पूरे भारत में कुछ भी कहीं भी हुआ। मेरे मासूम बच्चे उठाए गए, मेरे मासूम बच्चे उठाए गए। यूं मुझे मेरे सारे घरों दे गए, मेरे जज्बात बूटों से रोंदे गए। जिसके हर लफ्ज आंसू से लिखे गए, जिस
जिसके हर लफ्ज आंसू से लिखे गए, खून में डूबी ऐसी तहरीर हूँ, खून में डूबी ऐसी तहरीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, 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 हाँ मैं कश्मीर हूँ। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपके लिए चलते हैं। था ये सब कुछ देखने के बाद कोई ऐसी जगह नहीं थी कि इनको कहा जाता होगा नहीं जी पहले आपने उस जगह से जाके इसको वेरीफाई करा कर आना है। तो उन्होंने वो जो हमारे कानून के मुताबिक, हमारे उसूल के मुताबिक जो रास्ता था उन्होंने लिया कि एक प्रोजेक्ट आया, उसका इश्तहार हुआ, उसकी जाके NOC फॉर सेल के नंबर अखबार में आया और उन्होंने जाकर वो बुकिंग करा ली, फ्लैट बनता रहा, सब गुजरते होंगे यहाँ से, सभी गुजरते होंगे रोड से, उनके सामने 15 मंजिला बिल्डिंग बनती रही, किसी ने नहीं रोका, लोग आबाद होते रहे, किसी ने नहीं रोका और ये बन गया, पैसे लेके चले गए। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि ये इस वक्त ये बेचारे कहाँ जाएं? इनको जो इनकी डिमांड है कि इन्हें टाइम मिलना चाहिए, इंसानी बुनियादों के ऊपर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर इन्हें टाइम ज़रूर मिलना चाहिए कि ये कहीं शिफ्ट हो जाएं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके ख़िलाफ़ हम तो बात नहीं कर सकते और फैसलों में तबसरे हो सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, फैसला फैसला होता है। अब लेकिन जो इनकी डिमांड है कि इन्हें टाइम दिया जाए, इस तरीके से मैं समझता हूँ कि टाइम इनको मिलना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को लिख के देना चाहिए। अभी तो उन्होंने इश्तहार दिया है, कंपनी ढूंढ रहे हैं गिराने वाली, इनके पास कोई कंपनी, इनके बनाने वाली कंपनी है, गिराने वाली कुछ नहीं है इनके पास। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इन्हें टाइम मिलना चाहिए और उन्होंने बात की है। इंशाअल्लाह मैं मरकज़ में बात करूँगा, मैं लॉ मिनिस्ट्री में बात करूँगा, मैं इंशाअल्लाह गवर्नर साहब यहाँ नहीं है, मैं अटॉर्नी जनरल से ही बात करना चाहूँगा कि टाइम अगर मिल सकता है तो ज़रूर लिया जाए। लेकिन अब मैं आता हूँ असल मुद्दे की तरफ। ये तो मासूम है, मैं अटॉर्नी जनरल साहब से बात करूँगा, वफाकी वज़ीर कानून से बात करना चाहूँगा और बकिया भी हमारे मरकज़ में बात करूँगा कि किसी तरीके से कोई राह निकल सकती हो कि इन्हें टाइम मिल जाए। लेकिन अब मैं असल बात पे आता हूँ कि ये तो मासूम हैं, इनोसेंट परचेजर्स हैं, बायर्स हैं, लेकिन ये प्लॉट था कहाँ से निकला? अगर ये सोसाइटी जो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, ये किसके अंडर में होती है? सोसाइटी की अपनी इंतज़ामिया तो होती है, लेकिन इसकी एक मिनिस्ट्री होती है। 2010 में ये बनना शुरू हुआ है, 2010 में। 2008 में बहुत अरसे के बाद भुट्टो दोबारा ज़िंदा हो गया था यहाँ। 2008 से साईं सरकार आ चुकी थी और आपने देखा होगा कि उस वक्त लोग कहते थे टप्पी टप्पी कौन है ये? इसी सुप्रीम कोर्ट में हमने सुना था कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कौन है ये टप्पी टप्पी? सिस्टम चलते थे उस वक्त। इस सोसाइटी को, इन बेचारों के, ये मजलूम लोग हैं। इंशाल्लाह हमें जो बन पड़ेगा इनके लिए करेंगे, जो ऊपर रहते हैं, जिनका सब कुछ ओवरसीज़ भी हैं, सब लोग हैं, मुश्किल से घर बनाया है, उनका घरौंदा बम से उड़ेगा। मैं नहीं समझता कि ये किसी को भी बर्दाश्त कर सकेंगे, लेकिन उनको भी बम से उड़ा के इन्हीं पिलरों से बांध कर उड़ा देना चाहिए। जो उस वक्त सोसाइटी थी, कोऑपरेशन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है सिंध की, सिंध कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट सिंध की मिनिस्ट्री है। इसका कोई रजिस्ट्रार होगा, कोई MD होगा, कोई सेक्रेटरी होगा, कोई वजीर होगा, उन्हें बांधना चाहिए खंबे से साथ लाकर। उसके बाद KMC, जिसने इनको ज़मीन का कहीं से बीच में KMC घुसी, KMC का भी कोई डायरेक्टर मास्टर प्लान होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कोई मेयर होगा, जो भी थे KMC के, वो भी जिम्मेदार है। सबसे पहला डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, उसकी इंतज़ामिया, उनको पकड़ना चाहिए। उसके बाद KMC को पकड़ना चाहिए और उसके बाद करप्शन की नानी, चोरों की नानी एक डिपार्टमेंट KD एंड SBC है। आप नाम सुनते रहे हैं, SBC, मंजूर काका का नाम सुना होगा आपने, टप्पी का नाम सुना होगा, ओमनी ग्रुप का नाम सुना होगा, जरदारी ग्रुप का नाम। मैं बात कर रहा हूँ हकीकत। उसके बाद मास्टर प्लान से कैसे अप्रूव हुआ,
कौन था मास्टर प्लान में उस वक्त जिसने जो भी कुछ तो है ना जी। पीटीआई रहनुमा हलीमा शेख कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंसानी बुनियादों पर नस्ला टावर के मकीनों को वक्त दिया जाना चाहिए और इस हवाले से मैं अटॉर्नी जनरल से और गवर्नर सिंध से बात करूंगा। ये थी पीटीवी ताज़ा तरीन। ये हमारे सामने झुक जाए, ये जो अपने आज़ादी की जो ये जो आवाज़ उठा रहे हैं, ये जो निकल रहे हैं सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं, ये झुक जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। लेकिन रिज़्क देने वाला अल्लाह है, चलाने वाला अल्लाह है। मुश्किलात तो ज़िंदगी में आते हैं, आज़ादी की लड़ाई में तो जब सबसे ज़्यादा मुश्किलात आते हैं। तो हिंदुस्तान इंशाअल्लाह इसमें भी नाकाम हो गया और आगे भी नाकाम हो जाएगा। उन्होंने हर तरह से कोशिश की, हमारी फ्रूट इंडस्ट्री को उन्होंने तबाह कर दिया, हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री को उन्होंने तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। खूबसूरत जन्नत नज़ीर वो सारा खित्ता और वो चाहते हैं कि कश्मीरी लोग जो है दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। लेकिन रिज़्क देने वाला अल्लाह है और इंशाअल्लाह वो कश्मीरी लोग जो है इस ज़्यादती और जुल्म से भी निकल जाएंगे और एक सवेरा तुलू होगा जो कश्मीरी लोगों के लिए सुर्खरू होगा। अच्छा शफी साहब, एक तरफ तो ये आरएसएस की जो आइडियोलॉजी हमें नज़र आ रही है, जितनी इत्तेहा पसंदी नज़र आ रही है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी तादाद आल्दो कम है, लेकिन फिर भी कुछ आवाज़ें जब सेम वॉइसेस उठती हैं, लोग इस जुल्म सितम के ख़िलाफ़ बात करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, उनके साथ भी जो सलूक रखा जाता है वो मीडिया पर आता है, हम उस हवाले से भी देखते हैं। तो क्या वहाँ से कुछ उम्मीद है विद इन इंडिया कुछ इस किस्म के, आप ये समझते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं जो सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं वो अपनी आवाज़ आगे तक पहुँचा सकते हैं या वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती है? जहाँ तक मेरा तजुर्बा है कि इंडिया के जो लोग हैं मसला कश्मीर पे वो इस तरह से कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं। ठीक है, हमें उन पे तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो इस तरह करेंगे। ठीक हाँ, ये है कि फ्यूचर में मुस्तकबिल में कोई ऐसे संजीदा अफराद आ जाए, संजीदा लीडर्स आ जाए, लीडरशिप की तरफ आ जाए। ठीक, अदरवाइज इंडिया से तवक्को नहीं रखनी चाहिए हमें। इंडिया ये इनकी पॉलिसी है वो चांकियाई पॉलिसी है। तो उसके तनाजुर से जो हमने पिछले 72-73 साल से कायद आज़म ने इसको बेहतर तरीके से समझा था, उनकी पॉलिसी को बेहतर तरीके से समझा था, इंडिया के जो तर्ज अमल है उनको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझा था, तभी जाके उन्होंने जो है टू नेशन थ्योरी पेश की है। उन्होंने कहा मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए और हिंदुओं के लिए अलग मुल्क। और आजकल वो जो वहाँ पर हिंदू है, मुसलमान जो है हिंदुस्तान में, वो आज कह रहे हैं कि कायद आज़म, मरहूम कायद आज़म ने जो है बेहतर फैसला किया था। बिल्कुल बिल्कुल, अब बेहतर अब उन्हें समझ आ रहा है, क्योंकि आज वो जो है वहाँ पर वो उस चक्की में पिस रहे हैं। वो वहाँ पर उस हिंदुस्तान के जो बलवाइयों की, हिंदुस्तान के जो बीजेपी और आरएसएस की जो चक्की, उन्होंने वहाँ मुसलमानों को जो मार रहे हैं और दलितों को मार रहे हैं, ये जो बुद्धिस्टों को मार रहे हैं, जैन्स को मार रहे हैं, सिखों को मार रहे हैं, उनके साथ धोखा किया गया था। तो हमें ये कतन तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जो कश्मीर के मामले में जो कुछ कर पाएंगे। वो तो अपने हिंदुस्तान की मफाद के लिए वो बात करेंगे। यानी आप कहते हैं ये तो सवाल ही नहीं उठता कि उससे कोई नामुमकिन बात है। अब इस इंतहा पसंदी का सिर्फ यही अब हो सकता है कि खुद अब अपने आप को ही तोड़ रहे हैं, अपने आप को तकसीम कर रहे हैं। जिस तरह से हमने पिछले दिनों भी देखा कि सिखों की जिस वहाँ पर जितना वहाँ पर प्रोटेस्ट हमने देखा, जी वो पंजाब में जितना है किसानों की जो वहाँ पर रही, ओवरऑल भी हर शख्स अब खड़ा हुआ है ना इस इंतहा पसंदी के खिलाफ। शूदर और जो दलित हैं वो तो आप ही के मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं ना, उनके लिए भी आपने ज़मीन तंग कर दी है। बाकी जो अक़लियतें हैं फिर वो क्या समझें या वो क्या एक्सपेक्ट आपसे करें कि आप उनके लिए कोई बेहतरी ला सकते हैं? तो फिर आपको क्या नज़र आ रहा है कि आगे फ्यूचर पे क्या होने जा रहा है? हमें लग रहा है जिस तरह से बीजेपी इंडिया को ले जा रही है, अभी वो चल रहे हैं कि यही पॉलिसी उनकी रही और इसी नक्शे कदम पर वो चलते रहें तो हिंदुस्तान जल्द से जल्द टूट जाएगा और ये जो है सूबों में तकसीम हो जाएगा। और उस एतबार से हिंदुस्तान जो है एक हर हिंदुस्तान में जितने भी जहाँ भी जो भी लोग हैं वो खुशहाल रह सकते हैं। अदरवाइज इस तरह से जो चल रहे हैं ये नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। अब्दुल मतीन साहब ने हमें ज्वाइन किया, हुर्रियत रहनुमा है, उनसे भी हम इस सारी सिचुएशन पे उनकी ओपिनियन ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
सर इस वक्त जो सारी सिचुएशन है, हम 27 अक्टूबर के हवाले से बात कर रहे हैं, यौम सियाह जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और जहाँ पर भी कश्मीरी रहते हैं इसको मनाया जा रहा है और इज़हार यकजहती कर रहे हैं कश्मीरी बहन भाइयों के साथ। सर इस वक्त की जो सारी सिचुएशन है इसको आप कैसे देख रहे हैं? भारत जिस किस्म के इकदाम कर रहा है वो एक तरफ अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए ज़िंदगी अजाब में की हुई है, जितना ज़ुल्म व सितम वहाँ पर रवा रखा गया है। तीसरी तरफ पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान अपने स्टांस पे कायम है, हमेशा से कायम है, 74 साल से हम उनके साथ हैं और ये कोशिश कर रहे हैं। ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म साहब वो कहते हैं कि मैं उनका सफ़ीर हूँ, उनका वकील हूँ, जो कोशिशें की जा रही हैं। इन तीनों एंगल्स को आप कैसे देख रहे हैं? क्या इम्पैक्ट इसका नज़र आ रहा है आपको? देखिए जी, मैं आपको पहले बताऊंगा, ये जो 27 अक्टूबर है ये कश्मीरियों के लिए स्याह तरीन दिन है। ये इसलिए स्याह तरीन दिन है क्योंकि 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने कश्मीरियों के ख्वाहिशात के खिलाफ अपनी फौज को दाखिल किया, यानी जबरदस्ती दाखिल किया, और ये जवाज़त पैदा की है कि हमने महाराजा के साथ एक्सेशन किया है। लेकिन एलिस्टर लैम ने अपनी एक बुक लिखी, एलिस्टर लैम ने बुक लिखी है फ्रोजन ट्रबुलेंस, उसमें उन्होंने वाज़ह किया है कि फौज पहले दाखिल हुई है और उसके बाद ये फ्रॉडुलेंट एक्सेशन पेश किया गया। लेकिन एक और बात भी मैं आपको यहाँ पे जरूर बताना चाहता हूँ, अगर ये एक्सेशन होता तो भारत को इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में जाने की क्यों जरूरत पड़ गई, यानी ये भारत वहां पे गया था। एक बात तो ये है। दूसरी बात आप देख लीजिए, ये जो घुसपैठी है जो हमारे मकबूजा कश्मीर में जो जिसको जन्नत बेनजीर कहा जाता था, उसमें दाखिल हुए, और 47 से लेके आज अगर आप देखेंगे 2021 है, तो उन्होंने उस फौज में इजाफा किया, और आप देखते हैं इस वक्त जो है 10 लाख से ज्यादा फौज मकबूजा कश्मीर में मौजूद है। तो इसीलिए कश्मीरी मकबूजा कश्मीर में हो, आज़ाद कश्मीर में हो, पाकिस्तान में हो, और दुनिया के किसी कोने में हो, वो इस दिन को यौम सियाह के तौर पे मनाते हैं। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, इज़हारी यकजहती का, मैं भी इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त आपको पिशावर से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पिशावर आया था। यहाँ पे भी जो यहाँ के वजीर आला साहब है, उनकी क़यादत में एक रैली निकली कश्मीरियों के साथ इज़हारी यकजहती के लिए, जिसमें मैंने और मेरे साथ मेरा साथी इम्तियाज वानी साहब जो सीनियर हुर्रियत रहनुमा है शरीक है, तो हमने उसमें शिरकत की है। और उसके अलावा जो यहाँ पे डिफरेंट चैनल्स और प्रोग्राम्स है, उसमें अभी भी हम शिरकत कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कश्मीर और जो पाकिस्तान है ये अलग अलग नहीं है। कश्मीरी अवाम का जहां तक ताल्लुक है, पाकिस्तानी अवाम का जहां तक ताल्लुक है, हमारी दिल की धड़कनें एक साथ धड़कती है, और हम समझते हैं क्योंकि कश्मीर और पाकिस्तान जो है ये लाजमी मलजूम है, ये एक ही सिक्के के दो रुख है। और हम अगर इसको देखेंगे हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, जब दो कौमी नजरिया पेश किया गया और एक साजिश के तहत मकबूजा कश्मीर को मतलब उसका स्टेटस को इस तरह रखा गया है, वरना जो उस वक्त पार्टीशन प्लान था, जो फार्मूला तय हुआ था, अगर हम जूनागढ़ की बात करेंगे तो उसमें वहां पे क्या था, या हैदराबाद दक्कन की बात करेंगे, वहां तो मुसलमान रूलर था, लेकिन मेजॉरिटी जो थी वो गैर मुस्लिमों की थी, हिंदू की थी, लेकिन वो हिंदुस्तान को वो इलाका दिया गया। तो इसी तरह अगर उसी फार्मूला को हम यहाँ पे अपनाते तो ये इलाका जो है खुद ब खुद जो इसकी टेंडेंसी है, फितरती टेंडेंसी है, वो पाकिस्तान को जाना चाहे था, लेकिन वो साजिश की गई है। इसीलिए पाकिस्तान और जो कश्मीरी हैं, आपने अभी भी देखा है कश्मीरियों को पाकिस्तान के साथ एक वाहिलाना मोहब्बत है, और आपने देखा जो अभी हमने भारत को एक शिकस्त दी है क्रिकेट मैच में, तो कश्मीर में जो है जगह जगह पे शादमानी मतलब का मुजाहरा किया गया है, खुशी का मुजाहरा किया गया है। हमारी बच्चों ने मेडिकल कॉलेजेस में और बाकी जगहों पे खुशी का इजहार किया है। तो उस पे क्या भारत ने किया, अब उनके खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज किया है। इसलिए हम भारत को जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो ऊंचे अखंडे वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपने उसने बड़ा एक और ऊंचा उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया अब्दुल मतीन साहब, हुर्रियत रहनुमा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। मोहम्मद शफी डार साहब ने हमें ज्वाइन किया था। हम 27 अक्टूबर के हवाले से बात कर रहे थे। हर साल 27 अक्टूबर हम मनाते हैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जो मकबूजा कश्मीर में पाबंद सलासल हैं, जो जुल्म सितम का शिकार हैं, जिनके साथ भयानक
भयानक किस्म के वहाँ पर सूरत हाल है जो वो फेस कर रहे हैं, उनके साथ हम इजहार यकजहती करते हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले कश्मीरी जो है इस सारे मामले को पूरी दुनिया के सामने उठाते हैं। नाज़रीन, जितनी भी हमारी गुफ्तगू हुई है, ये ओवरऑल सारी सिचुएशन को हम देखें, ये मामला 74 साल में अगर आप किसी मूवमेंट को दबा नहीं सके हैं जिसकी बुनियादों में खून शामिल हो गया है शहीदों का, 1 लाख से ज़ायद लोग जो है वो अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं, और वहाँ पैदा होने वाला पहला बच्चा जो है पहला लफ्ज़ आज़ादी का सीखता है। किस तरह से आप आज़ादी के इस जज्बे को दबा सकते हैं जहाँ पर बेशुमार बुरहान वानी मौजूद हैं, जहाँ पर यूथ सड़कों पर निकल आती है और आप उनके जज्बा आज़ादी को दबा नहीं सकते हैं। कब तक आप पूरी दुनिया से इस चीज़ को छुपाएंगे? आखिरकार एक एंड होगा और आज़ादी की सुबह जो है वो हमारे कश्मीर में रहने वाले, मकबूजा कश्मीर में रहने वाले बहन भाइयों को नसीब होगी। इसी दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं। नाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।